सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल मुस्बत सिमत में इस वक्त जा रही है। आदादो शुमार बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और एक बेहतर मीशत ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में हमें मिल सकती है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मीशत की ग्रोथ में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के बाद इम्पोर्ट्स पर पाबंदियाँ हटाई गई हैं। वज़ीर ख़जाना ने इस मौजूदा माशी सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात भी शेयर की हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। IT की बरामदात भी तकरीबन $300 मिलियन माहाना के आदादो शुमार पर इस वक्त मुस्तहकम दिखाई दे रही है और इसे बरामदी शोबे के लिए एक अच्छी खबर करार दिया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अफराते ज़र यानी महंगाई को भी सिंगल डिजिट तक जाने को एक खुश आइंद और बड़ी कामयाबी करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि सितंबर के आदादो शुमार जारी होने के बाद इसमें मजीद कमी आएगी। वफाकी वजीर ने 25 सितंबर को होने वाले IMF बोर्ड इजलास का भी हवाला दिया है और यह कहा है कि पाकिस्तान एक अच्छी खबर सुनेगा। ECC के इजलास में वफाकी वजीर ख़जाना ने हुकूमत की जानिब से ट्रेजरी बिल्स की तमाम बोलियों को मुस्तरद करने के बारे में भी बात की है और कहा है कि इस इक़दाम का मकसद ये पैगाम देना है कि हुकूमत कर्ज के उसूल के लिए कोई बेचैन नहीं है। हुकूमत आने वाले दिनों में कर्ज के उसूल के लिए अपनी शराइत को भी मलूज़े खातिर रखेगी और अपनी शराइत पर ही कर्ज लेगी। पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट्स की कटौती और इसके नतीजे में कर्जों में आसानी से हुकूमत को कर्जों की अदायगी के अपने सबसे बड़े अखराजात को कम करने में मदद मिलेगी और बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे बढ़ने और निजी शोबे को जारहाना तौर पर कर्ज देने की गुंजाइश भी पैदा होगी। तो अभी मजीद कितनी कमी आगे हो सकती है? पिछले 3 रिव्यूज़ में ये 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी अगर मजीद कमी होती है तो बिजनेस एक्टिविटी कितना ग्रो कर सकती है? इस वक्त जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसको किन मुश्किलात का सामना है? जो महंगी होती बिजली है वो कैसे सस्ती होगी? और IMF के प्रोग्राम के बाद बिजनेस कम्युनिटी को क्या क्या रिलीफ मिल सकता है? इस पर गुफ्तगू हम करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने ज़ुबैर साहब वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट में इस वक्त जो हमने एक कमी देखी है 2% की, इस पर हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि देखें हमने 3 रिव्यूज़ में 4.5% की कमी कर दी है, लेकिन महंगाई के तनासुब से क्या इसमें जो कमी हुई है बिजनेस कम्युनिटी उससे मुतमईन है? देखिए, मुतमईन इसलिए नहीं है कि दोनों फिगर्स गवर्नमेंट ने दिए। इन्फ्लेशन का फिगर भी उन्होंने दिया है और अपना 450 बेसिस पॉइंट कम किए वो भी उन्होंने ही किए। तो अगर इन दोनों को जब हम हिसाब करते हैं उनको बैठ के कि इतना इन्फ्लेशन नंबर हो, इतना कोर इन्फ्लेशन हो, इतना जनरल इन्फ्लेशन हो, उसके फार्मूले के तहत जो इंटरनेशनल वर्किंग है उसके हिसाब से जब करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसमें अभी भी रूम है और कम करने का। अगर इसके अंदर अभी मजीद 2% अगर कम हो जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और आपका स्टॉक एक्सचेंज में और एक्सपोर्ट में खासा फर्क पड़ सकता है। ये इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और हम देखें, बात यह है कि अगर हमने मुल्क को चलाना है तो अफोर्डेबिलिटी को देखना है और आपने जरूर देखना है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या दूसरे ममालिक में क्या है जो हमारे कंपटीटर्स हैं, उनकी और हमारी के अंदर फर्क है या नहीं है, वो हमको देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमको अपनी पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। अगर हम समझते हैं कि हमको जो है ना ये जो फिगर्स आ रहे हैं रोजाना कोई न कोई अच्छी खबर आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। अभी इसके अंदर हमको और बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो सर अब ये जो इस वक्त ट्रैक है हुकूमत का, ये जो पेस है हुकूमत का, वो इतना स्लो क्यों है? अगर ट्रैक राइट आपने चुन लिया है तो फिर उस पर आप थोड़ी स्पीड से अगर आप सफ़र करें तो ज़्यादा जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुंजाइश जो 5-6% की इस वक्त मौजूद थी उसका पूरा रिलीफ क्यों नहीं इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को या इंडस्ट्री को दिया गया? वो उनकी जो सिस्टम ये है कि जब आप अगर उसके उस लेवल तक अगर साथ लेके जाएंगे तो दूसरे नंबर्स हैं उसके ऊपर ये शायद श्योर नहीं है कि वी विल बी एबल टू मेंटेन। इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट में आया है, ये अगर कल आपका 2-3%, 4% बढ़ जाता है तो देन वो प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर आप इंटरेस्ट रेट अगर एक दफा आपने डाउनवर्ड रिवीजन शुरू किया है तो लोगों को एक होप हो गई। जो आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज जो इतना इजाफा हुआ है, उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि लोगों को समझ आया है कि अब ये डायरेक्शन जो है इंटरेस्ट रेट का वो डाउनवर्ड है। तो जब डाउनवर्ड है तो अभी 450 है, फिर और 1%, 2% कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए स्टॉक भी इसी को देख के ही काम करता है, स्पेकुलेशन पे कि भाई इस तरह से होगा। और गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर हम अगर से इन्फ्लेशन को अगर मेंटेन न कर सके तो हम कैसे फिर तो वापस बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। ये बात मैं उनकी बिल्कुल मानता हूँ कि अगर एक दफा जो उन्होंने कम किया है तो मजीद कम ही होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए।
ठीक इन है। नंबर्स को, दोनों नंबर्स को साथ रख कर देखना पड़ेगा। और ये तो इस वक्त जो हुकूमत का एक मोहतात रवैया, उससे अंदाज़ा हो ही रहा है कि जब 4 की जगह उन्होंने 2% का रिलीफ दिया है तो वो अगला 2 उन्होंने आगे के लिए बचा के रखा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत करने के मूड में है। लेकिन ये अगर 4 या 4.5% का ये रिलीफ अगर फौरी तौर पर मिलता है इस वक्त आपकी कम्युनिटी को, तो इससे कितनी बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट हो सकती थी, इससे कितनी ग्रोथ हो सकती थी, वो इंडस्ट्री जो कि सुकड़ती जा रही है उसके रिवाइवल के मजीद कितने चांसेस तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो वजन है, वो तो कोई क्या अगर वो अगर 4% कर देते तो फिर लोग और उम्मीद बांध के बैठते। लेकिन इस मुल्क में हमने 7% इंटरेस्ट रेट भी देखा है जब बड़ी इंडस्ट्री लगी। हमने 3% के ऊपर रिफाइनेंस भी देखा। हमने जो है ना यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना हमने 3% पे लोन भी लोगों को दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, खास करके टेक्सटाइल के अंदर कोई $3 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट हुई। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट लो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। अब वो जो लो टैग ऑफ इंटरेस्ट है उससे तो मतलब पॉजिटिवली फायदा ही होता है। लेकिन इस दफा थोड़ा सा मसला जो आप ग्रोथ की जिसकी बात कर रहे हैं उसमें ये है कि हमारे पास यूटिलिटी के प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हल नहीं हुए। आईपीपी से बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा परमानेंट रेजोल्यूशन आया नहीं है। अब देख, गैस की प्राइस बहुत ज्यादा है हमारे कॉम्पिटिटर्स से, उसको नीचे लाना जरूरी है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को लाना है, आपके अंदर चोरी और आपका इन्फ्लेशन, पिल्फरेज, लाइन लॉसेस सबको रोकना है। आपने अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करना है एनर्जी सप्लाई की। फिर आपने गैस की जो आपकी जो एक मराहत याफ्ता तबका है उनको थोड़ा सा आपने देखना है कि उनको क्या आप दे रहे हैं। किस जैसे मिसाल के तौर पर आप डोमेस्टिक को आप जो देते हैं सब्सिडी, वो आप क्रॉस सब्सिडी के जरिए इंडस्ट्री के ऊपर इसको आप फ्रंट लोडिंग करते हैं। ये भी नुकसानदेह। जब ये सारी चीजें नुकसानदेह तो ये आप एक बात समझ लें, अगर मुझे कोई चीज, अब रॉ मटेरियल तो सारा इंटरनेशनल प्राइस पे होता है। अगर आप कॉटन की बात करते हैं, कॉटन इंटरनेशनल जो न्यूयॉर्क में कोट होता है वही हमारे यहाँ तकरीबन 1-2 सेंट का फर्क होता है, वही रेट होता है। तो अब इसका मतलब ये तो बेसिक रॉ मटेरियल तो एक ही है। अब बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें कन्वर्जन है, और कन्वर्जन किससे होता है? गैस और बिजली से। अब गैस के बिजली रेट अगर उस मुल्क के बराबर नहीं होंगे तो हम तो उनके सामने कॉम्पीट नहीं कर सकते। और अगर मेरी कॉस्ट अगर मेरे राइवल के साथ, मेरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर के साथ अगर 12% 14% ज्यादा होगी तो मैं बढ़ा तो नहीं सकता हूँ एक्सपोर्ट। तो मेरे लगे बंदे घा के वो आएंगे और माल ले लेंगे। यही जो है ना मसला है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो, वी शुड सी इट इन फुल कैनवस पे हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो जुबैर साहब एक तो इसमें हुकूमत का रोल है जो कि एक डिसीजन पावर की अथॉरिटी जिसके पास है उन्हें फैसला करना है। एक ट्रेड बॉडीज़ का रोल है जो आप लोग की सारी बॉडीज़ हैं, FPCCI और जो काटी या दीगर जो सारी ट्रेड बॉडीज़ बनी हुई हैं, इनका क्या रोल है? चूँकि एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट या एक आम ताजिर या कोई एक बड़ा बिजनेसमैन, उसकी उम्मीद तो अपनी उस मुताल्लिका बॉडी से होती है जिसका वो मेंबर होता है। सब लोग अपना जरूर मशवरा देते हैं और सारा काम करते हैं। हमने तो अब इसको ये देखते हुए कि जो मौजूदा हालात हैं, हमने एक थिंक टैंक भी बनाया है कराची चैम्बर में, और उसके अंदर एक्सपर्ट्स हमने हायर किए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट बेस एनालिस्ट, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, PhDs हैं 3। वो हमने तो हायर करके पूरा एक थिंक टैंक बनाया है जिसमें हम पूरी तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट की मदद करेंगे और रियलिस्टिक वैल्यू पे होगा और अजम्पशंस पे नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि गैस का रेट कम हो जाए। इस तरह से हमारी थिंक टैंक काम नहीं करेगी। नाउ वर्किंग ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस। प्रोफेशनल्स हायर किए, हम में से लोग नहीं है। हमने बाजार से प्रोफेशनल तनख्वाहें दे के उनको बनाया है थिंक टैंक, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम समझते हैं कम। तो जुबैर साहब, यही अगला सवाल मेरा ये था कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जिस तरह कम करना है, तो उसके लिए आपके अपने पास भी, आप लोगों के पास तजावीज़ होंगी कि कैसे हम बिजली की कीमत को सस्ता करें, कैसे हम गैस की कीमत को सस्ता करें। तो वही बना रहे हैं हम, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बना रहे हैं उसके लिए, इंशाल्लाह गवर्नमेंट को पेश करेंगे। और गवर्नमेंट की जो इस वक्त एक टास्क फोर्स बनी हुई है सिलसिले में, उसके साथ कोई मीटिंग्स या उनके साथ कोई सेटिंग्स आप लोगों की हुई हैं? उनसे अपने आइडियाज़ आप लोगों ने, अपने सजेशंस उनसे शेयर किए हैं? टास्क फोर्स अभी उन्होंने अपने जो है ना वो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने अपनी सिफारिशात में मुकम्मल नहीं की। तो लेट देम डू इट। तो जाहिर है उन्होंने तो स्टेक होल्डर से बात करनी, हमारे पास भी आएंगे और हमारी पॉलिसियां होंगे, उनके साथ हम कंपेरिजन भी करते हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं कि रेवेन्यू भी चाहिए गवर्नमेंट को, और साथ ये भी चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो। तीनों चारों चीजों को मिलाकर देख रहे हैं, उसकी
पॉलिसी इंशाल्लाह ताला बना के। और जुबैर साहब, अगर अगले 6-8 माह इसी सूरत हाल ऐसे ही गुजरते हैं कि ये तैयारियां भी चलती रहती हैं और कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट या अनाउंसमेंट नहीं सामने आती टैरिफ में कमी की, तो फिर इंडस्ट्री का इस वक्त फ्यूचर क्या है? चूँकि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है, उसके लिए इंडस्ट्री पर हमें बहुत रिलाई करना है, तो ये इंडस्ट्री इस वक्त तैयार है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अगर हालात इसी तरह से ये सेम नौयत के चलते रहते हैं अगले चंद माह तक? नहीं बिल्कुल, आप उसके बाद देखें, अगर इसी तरह से रविश रही जो आप बता रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर एडवर्स किया और अगर इसके अंदर कोई दाम और बढ़ गए या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। नहीं जुबैर साहब, इंटरेस्ट रेट वाली नहीं, मैं टैरिफ वाली बात कर रहा हूँ। जो महंगी बिजली या महंगी गैस इस वक्त आप लोगों को मिल रही है, ये इनको कम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, किसी किस्म का कोई चारा नहीं है। दे हैव टू गो डाउन एंड ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ आवर रीजनल कॉम्पिटिटर्स, इसके अलावा कोई इसका कोई सोल्यूशन और नहीं। और इसमें अपने रीजनल कॉम्पिटिटर के साथ जो हमको कॉस्ट को मैच करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों की जो स्पेसिफिक डिमांड इस वक्त ये है कि जो रीजन के दीगर कंट्रीज हैं उनके बिल्कुल बराबर बिजली की कीमत को लाया जाए, या कोई 2-4 सेंट अगर ऊपर भी हो तब भी मुकाबले बर्दाश्त है? 2-4 सेंट तो बहुत होते हैं, 2-4% की बात कर सकते हैं, 2-4 सेंट तो बहुत होते हैं। अच्छा। 1 सेंट 8 रुपए का है भाई, 1 सेंट 3 रुपए का है, अगर आप 2-4 सेंट बढ़ा ले तो 12 रुपए बढ़ गए। अच्छा, तो ऐसा फिर नहीं है। अच्छा, तो ये हम हमने कहा हुआ है गवर्नमेंट से कि जो आपकी कॉस्ट आती है गैस की, क्रॉस सब्सिडी को हटा दे, उसके ऊपर 5% और प्रॉफिट लेके हमें वो गैस दे, ना कि आप इसको देना डबल प्राइस पे। सही। और ये जो टैक्सेशन के इस वक्त इशूज़ हैं ताजिर बरादरी के या इंडस्ट्री के, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम आई वो बिल्कुल नाकाम हो गई, उसमें चंद हज़ार लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने जा रही है आपकी कोई ट्रेड बॉडी? जो कि खबरें कुछ आ रही थी कि FBR कुछ बड़ी कार्रवाइयों की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है, तो उस सिलसिले में कहीं कोई पेशरफ्त हो रही है कि कोई दरमियानी राह निकाली जाए कि वो टैक्स नेट में भी आ जाए? मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ताजिर दो स्कीम के अंदर जो है 60,000 रुपये बहुत ज्यादा है, और हमने इसका बड़ा कराची चैम्बर से बड़ा भरपूर इसका प्रोटेस्ट भी किया। ये बहुत ही ज्यादा है, ये हो नहीं सकता कि एक दुकानदार 60,000 रुपये महीने के दे सके, तो वो तो बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। तो 7 लाख रुपए तो कोई नहीं दे सकता साल के, उसको ठीक होना चाहिए। तो उसका कोई फॉर्मूला आप लोगों के पास कि जो बिजनेस का किसी का वॉल्यूम या साइज है? नहीं, ये इतना ज्यादा है कि हम बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, अभी कबल वक्त होगा हमको कमेंट करो। ठीक है। और ये अभी जो एक लार्जर पिक्चर में अगर हम देखें तो ये जो IMF प्रोग्राम में अभी इस वक्त हुकूमत जा रही है, और चंद दिन में ही बड़ी खुशखबरी जिसकी बात भी कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उससे कोई इंडस्ट्री को आप लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा होते देख रहे हैं? एक ब्रीदिंग स्पेस तो पाकिस्तान को मिलेगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी पाकिस्तान की पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री को एज सच कोई डायरेक्टली इसको रिलीफ मिल सकेगा इससे? वेरी फ्रैंक, IMF का और इनका ये G2G होता है, इसका इम्पैक्ट यही आ सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कोई रैंकिंग बढ़ गई, तो हमारी कोई इंटरनेशनल इमेज के अंदर फर्क पड़ गया। एज सच डायरेक्टली हमारे बिजनेस पर IMF का एग्रीमेंट असरअंदाज नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी बैरूनी और लोकल सरमायाकारी की भी ज़रूरत है। तो ये जिस तरह हम प्राइवेटाइजेशन उसी तरह से आती है जब IMF के अंदर रजिस्टर हो और दुनिया आपको उधार देती। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, मारूफ बिजनेस व्यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। अपोजिशन और हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम पर दस्तों गिरेबां हैं। मुलाकातें, वजाहतें और मुशावरत, कोई चीज़ काम नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान मुल्क की सियासत के इस वक्त सुल्तान बने हुए हैं। 26वीं आइनी तरमीम के 3 अलग अलग मुसव्विदों की इस वक्त बात की जा रही है। एक मुसव्विदा वो है जिसका हुकूमत को पता है, लेकिन उसके बारे में इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन को मालूम ही नहीं है। दूसरे मुसव्विदे वो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI को दिए गए हैं, और दोनों जमातों के कायदीन के मुताबिक दोनों मुसव्विदे एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आइनी तरमीम के मुसव्विदे से मुतालिक इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि एक आइनी तरमीम का मुसव्विदा पीपल्स पार्टी और एक JUI तैयार करेगी, जिसमें मुश्तरका तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। आइनी तरमीमी पैकेज पर JUI के सरबराह रहमान ने किस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और क्या मुतालबात उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये तो सारे आप अदलिया को कमज़ोर कर रहे हैं, और दूसरे कि बुनियादी इंसानी हुकूक को आप उसके दायरे को तंग कर रहे हैं। बिलावल साहब 2 दफ़ा आ गए सर आपके पास। जी बिल्कुल। वो क्यों है सर? और उनके गुफ्तगू लब लहजे से यही अंदाज़ा मुझे लग रहा था कि वो भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में ये बात बड़ी सराहत के साथ लिखी गई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए,
इस पर तो हमें इत्तेफाक था, क्योंकि मुस्लिम लीग की अपनी तादाद तो इतनी नहीं है कि वो हुकूमत कर सके। इसके मुकाबले में अपोजिशन मजबूत है। तो 26वें आईनी तरमीमी पैकेज को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आला अदलिया और अवामी मफाद के तनाजुर में इस आईनी तरमीमी पैकेज की क्या अहमियत है। जब हमने मुल्क के मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से इस आईनी तरमीमी पैकेज पर बात की तो उन्होंने इन तरमीम को पाकिस्तान के लिए अहम करार दिया और बताया कि पाकिस्तान के आइन में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने और जमहूरी इक़दार को मजबूत करने का मौका फराहम करेगी। अदालती निज़ाम में शफाफियत और हमवारी और सूबाई नुमाइंदगी के जरिए पाकिस्तान मुनसिफाना और मौसर अदालती अमल की तरफ बढ़ सकता है, जिससे बराह रास्त मुतासर आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। माहिरीन के मुताबिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम 54 शिकों पर मुश्तमिल है जो आइन के मुख्तलिफ पहलुओं की इस्लाह के लिए मुकर्रर की गई हैं। शिक नंबर 13 आर्टिकल 175 अदालतों का क़याम और दायरे इख्तियार में तरमीम का अहाता करती है, जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस तरमीम में वफाकी आइनी अदालत का क़याम शामिल है जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से अलहदा होगी। कई दहाइयों से पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को ज़ेरे इल्तवा केसेस और फैसलों में शफाफियत और ताख़ीर का मसला दरपेश है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें से ज़्यादातर मुकदमात आम कानूनी चाराजोई के हैं जो बरसों से ज़ेरे इल्तवा हैं। आला अदलिया पर सियासी केसेस का दबाव ज़्यादा होने की वजह से आम शख्स मायूसी का शिकार है, जिसे इंसाफ के हुसूल में दुश्वारियों का सामना है। इस वक्त वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान दर्जाबंदी में 130वें नंबर पर है। माहिरीन के मुताबिक तश्कील शुदा वफाकी आइनी अदालत के जरिए मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को सिविल और फौजदारी मुकदमात से कुछ स्पेस मिल जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कानून साजी की तशरीह बशमूल अदालती जायजे, कवानीन की तशरीह और बैनुल सूबाई मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। आइनी अदालतें दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद हैं और काम भी कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 56 ममालिक ऐसे हैं जहां आइनी अदालतें कायम हैं, जिनमें जर्मनी, इटली है, जनूबी अफ्रीका है, ऑस्ट्रिया है, रूस और तुर्की में भी अदालतें हैं, जबकि स्पेन समेत दीगर ममालिक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये आइनी तरमीमी पैकेज इस हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि मुतादिद क्रिमिनल केसेस में ये बात देखने में आई है कि अक्सर अफराद का जेल के अंदर ही इंतकाल हो जाता है, मगर बदकिस्मती से उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पाती हैं। इसी तरह अक्सर दीवानी और फौजदारी मुकदमात में देखा गया है कि मुतासरीन अपनी सजाएं तक पूरी कर लेते हैं और उसके बाद उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की जाती हैं। हसास मुकदमात के हवाले से कई केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा हैं, जिससे इन हसास केसेस में मुलव्विस अफराद के केसेस भी रुक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी स्टे दिया हुआ है, जिससे हसास नौयत के मुकदमात अभी तक इल्तवा का शिकार हैं। माहिरीन ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात करते हुए सवाल उठाया है कि बुनियादी हुकूक सिर्फ हमला आवर के होते हैं, जिस पर हमला किया जाए उसके कोई हुकूक नहीं होते, और क्या ये आइन और कानून में लिखा हुआ है कि सुस्त निज़ाम अदल की वजह से दहशतगर्द को सज़ा नहीं देनी। माहिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एक अलहदा आइनी अदालत कायम की जाए जो सिर्फ तरमीम में तजवीज़ करदा आइनी मामलात को सुने। इस तरह करने से सुप्रीम कोर्ट दीवानी और फौजदारी मुकदमात को सुन सकेगी, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। दूसरी अहम शिक 175A मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में जजेस की तादाद भी बढ़ाने का अहाता करती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने से बैकलॉग दूर करने में मदद मिलेगी। जजेस का एक पैनल चीफ जस्टिस को तकर्रुर के लिए मुंतखब करेगा। लॉ एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट देने वाले रुकन पार्लियामेंट का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक शुमार नहीं किया जाता था और इस रुकन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती थी। आइनी पैकेज में बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों को 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी शामिल की जा रही है। अब हुकूमत किस तरह इस पैकेज को कंसेंसस के साथ मंजूर करवाएगी, ये सबसे अहम और बुनियादी सवाल है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने किस तरह से इस पैकेज को डिफेंड किया है, दीजिएगा। अब इस पैकेज पर हम तफसील से बात करेंगे, कुछ जो कानूनी नुकात हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात होगी। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हाफिज हसन अहमद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस आईनी तरमीम के पैकेज को हुकूमत बहुत अहमियत दे रही है, लेकिन अपोजिशन जमातों को अभी तक इससे मुतालिक क्लैरिटी क्यों नहीं दी जा रही। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये एक तरफ तो जो इसके कानूनी नुकात हैं, किस तरह से हुकूमत इस आईनी तरमीम के ज़रिए अदालती सिस्टम पर से जो बढ़ते हुए केसेज हैं उनका बोझ कम करना चाह रही है, लेकिन ये किस तरह की तैयारी है हुकूमत की कि अपोजिशन जमातें, उनके अपने इत्तेहादी भी इस वक्त कॉन्फिडेंस में नहीं है, उनको अलग अलग मुसव्वदे दिए जा रहे हैं। ज़रा पहले इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर जो इसके सियासी नुकात हैं उस पर भी हम आते हैं। अरबाब, एक तो बड़ी चीज़ वाज़ेह है कि जब पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज या जो जस्टिस सेक्टर से लोग हैं उनकी एक अक्सरियत की राय ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवरबर्डनड है और इसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनानी चाहिए जो जिसमें डेमोक्रेसी भी आया और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब जेयूआई ने भी उसको सपोर्ट किया। तो मेरा ये ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन्हें ओपननेस की तरफ लेके जाते। और दूसरा आपका था जो आपके जजेस की अपॉइंटमेंट, ये एलिवेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री रोल जो है वो आना चाहिए। तो जब ये दो चीजें इतनी वाज़ेह थी इस मामले के अंदर कि जिसके अंदर एक कंसेंसस भी था पूरे मुल्क के अंदर कि हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 60,000 से ज्यादा पेंडेंसी है उसको बेहतर करना चाहिए, और दुनिया के जो 70 ममालिक के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है या इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है या इंटर गवर्नमेंट इश्यूज हैं, उनके लिए एक उन्होंने स्पेशल रखा हुआ है ताकि आम आदमी जो है पाकिस्तान का इन सारी चीजों से इफेक्ट ना हो। तो अगर ये दोनों चीजें बड़ी वाज़ेह थी तो फिर गवर्नमेंट को अपनी एलाइड पार्टीज को और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस के अंदर लेना चाहिए था, और इसी चीज का इजहार जो है वो अपोजिशन पार्टीज ने किया। और ये डिबेट जो है 2 माह पहले जो है इसको चला देना चाहिए था, इनिशिएट ले लेना चाहिए था, इसके प्रॉज एंड कॉन्स सामने आते और उसके बाद जो है एक फैसला आता। अब ये जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं इनके डेफिनेटली फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस हैं, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपने प्रॉपर टाइम पे शेयर नहीं किया उससे एक पॉलिटिकल सेटबैक तो गवर्नमेंट को आया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि सब बावजूद इस चीज के वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्रोसेस ठीक नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली सब इस चीज पे एग्रीड हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, या उसके बाद ये है कि जजेस की जो एलिवेशन का प्रोसेस है और पार्लियामेंट्री जो ओवरसाइट है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जो ओरिजिनल 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आया। तो दो चीजों को अगर वाज़ेह देखा जाए तो वक्ती तौर पर शायद एक चीज ऐसी आई है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसको प्रोसेस के अंदर कंसल्टेशन के अंदर डाला और मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को या पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए तो मेरा ख्याल है कि ये अमेंडमेंट जो है जो 26 आई है वो आएगी। अब दूसरा ये है कि क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है? बिल्कुल पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है जो आर्टिकल 239 के नीचे देता है। सिर्फ 2 ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, या सूबों की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन या आप कोई इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ काम नहीं कर सकते। और अब तक जितनी भी आईनी तरामीम आई है 1973 से लेके आज तक 25 आई हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी को जो है वो नलिफाई अल्ट्रा वायरिस नहीं कहा। दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम या गवर्नेंस का या अदालती निज़ाम इसमें बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और अगर ये काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से किया है तो इसको प्रोविंस के अंदर भी जाना चाहिए, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो है उसके अंदर भी मेजर रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो साल से केसेस पड़ते रहते हैं और आपका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम स्लो हुआ है, ये बैकलॉग उसके अंदर ज्यादा है या वो पब्लिक ट्रस्ट पे पूरा उतर नहीं रहा, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक कहना और उसके ऊपर ये कनात करके रह जाना, मेरा ख्याल है कि फिर वो स्पेसिफिक चीजें चलेंगी और शायद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम हो। तो अभी गवर्नमेंट को एक ओवरऑल पैकेज चाहिए कि सब बड़े चीजों को एड्रेस करे और इन सारी चीजों की मेजर सर्जरी गवर्नमेंट के सामने जो 2 बड़े इस वक्त चैलेंज हैं, एक तो पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी लेना, यानी उसमें इत्तेहादियों के साथ साथ आपको अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। चलें अगर वो वाला चैलेंज गवर्नमेंट पूरा कर भी लेती है तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी कितनी टाइम टेकिंग होगी? यानी ये तरमीम होते ही क्या हमें कोई बड़ा चेंज नजर आएगा? आज हमारा अदालती निज़ाम दुनिया में 130वें नंबर पर है, इसकी रैंकिंग आने वाले 4-6 माह में कितनी बेहतर हो जाएगी? अरबाब 140 में 30 है, आपका जो गवर्नेंस का है, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस है, ये कमर्शियल है, वो आपका 176 में 156 पे है, आपका पुलिस का 126 में 107 है, उसके बाद आपका आउटडेटेड निज़ाम है जो 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड, और उसके बाद आपके इतनी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर हैं कि लोग जो है साल से अपनी जिंदगी लगा लेते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। जहां तक इफेक्ट का है,
जिस दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट को लॉ पास करती है और उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और उसको गैजेट नोटिफाई कर देता है, उसी दिन से उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर लॉ ये कहता है कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, और अगर लॉ ये कहता है उसका इमीडिएट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो उसी तरह आएगा। तो ये कोई नहीं है कि जी अगर उसके अंदर टाइम टेकिंग है, अगर ये दोनों चीजें पास हो जाती हैं तो वो ये लॉ ऑफ द लैंड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, और पाकिस्तान की सारे जो इंस्टीट्यूशन है बशमूल सुप्रीम कोर्ट जो है या आपकी गवर्नमेंट्स जो है वो पाबंद हैं कि पाकिस्तान के आइन को पाबंद करें, क्योंकि ये आर्टिकल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिमांड करता है कि आपकी जो एलिजेंसी है वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहनी चाहिए। ठीक है। अब हाफिज, अब ये इसमें जो 60,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इस आईनी तरमीम के ज़रिए कितनी तेज़ी के साथ वो केसेस फिर सुने जाएंगे, कितनी तेज़ी के साथ वो अपने नतीजे तक पहुंचेंगे, और ये इनमें अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें या नंबर वाइज बात करें, ये कितनी कमी आ जाएगी? क्या ये हमें 6, 8, 10 माह में 60,000 से 30,000 पर आते नजर आएंगे इस तरमीम के जरिए? अरबाब, इसके अंदर एक मेजर आपको शिफ्ट नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ज्यादा काम जो है वो पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इन पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंगल जज नहीं बैठता, 3 बेंचेस बैठते हैं, और फिर हम कहते हैं नहीं जी अब लार्जर बने, फिर हम कहते हैं फुल कोर्ट बने, फिर हम कहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा जो है वो लंबी हेयरिंग्स जो है। तो मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का काम है जब उसको एक्सक्लूसिवली इन क्रिमिनल जस्टिस या सिविल जस्टिस सिस्टम की तरफ आएगा तो ये पेंडेंसी जो है इसके अंदर काफी हद तक रिडक्शन आएगी, और इसके लिए जरूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इन इश्यूज को एड्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सिर्फ 60,000 है, बाकी तो आपका 24 लाख जो है वो आपका हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान का असल मसला जो है वो स्टार्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके होता है। तो इसको नीचे जो है वो ट्रिकल डाउन किया जाना चाहिए, ना सिर्फ जस्टिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेहतर किया जाए, बल्कि आउटडेटेड लॉज को बदल के जेन्युइनली पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम के अंदर ऐसी बेहतरी लाई जाए, जो कि हम साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट पहुंच गए हैं। हमसे नेपाल ऊंचा है, भूटान ऊंचा है, हमसे इंडिया आ गया है, बांग्लादेश आ गया है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, जुडिशरी को और पाकिस्तान के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को इस चीज के अंदर कंसर्न होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज अजहान अहमद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब माहिर कानून है मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। 26वीं आईनी तरमीम का जो इस वक्त पैकेज है हुकूमत के पास, उस पर एक तो अपोजिशन इस वक्त कन्विंस नहीं है, अपने इत्तेहादी भी कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। अगर ये वाला चैलेंज हुकूमत पार कर भी लेती है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना और इसके बाद फिर बहुत तेज़ी के साथ क्या हम ये देख सकेंगे कि जो हमारा अदालती निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा? जो एक इंटरनेशनल रैंकिंग है 130वें नंबर पर हमें, वो रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पर जो बर्डन है 60,000 केसेस का, उसमें भी कोई खातिर ख्वाह कमी आते हम देखेंगे, क्या समझते हैं? देखिए, जो ये तरामीम जो लेके आ रहे हैं उससे काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, और ख़ास तौर से जो आईनी तरामीम में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, वो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में। बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करते, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे मुल्क में सियासतदान जो हैं हमारे, वो आपस में इतने लड़ते झगड़ते रहते हैं कि उनका कोई तरीका नहीं होता अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पार्लियामेंट में, तो वो सीधा कोर्ट में भागते हैं और कोर्ट में जा कर के वो पिटिशन फाइल करते हैं, अपना आज़र रसूख इस्तेमाल के पिटिशन फॉर्म लगवा देते हैं, और फिर वो कोर्ट जो है 10-15 दिन तक उसमें बिजी रहता है और बाकी सारे केसेस जो हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये अक्सर होता रहा है, हाई कोर्ट में भी होता है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारा जो निज़ाम है, जुडिशल निज़ाम, वो बहुत ही बुरी हालत में है। 20-20 साल केसेस चलते हैं, डिसाइड नहीं होते, लाखों की तादाद में बैकलॉग है। तो इन सब चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जाए या एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाए, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इस किस्म के केसेस सुने। बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं लोगों के और कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट फैसले करे, क्योंकि काम तो कोर्ट का यही है ना कि लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व करे, ना कि सियासतदानों की लड़ाई को सॉल्व करे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है जो करना था, जो वो लेके आ रहे हैं। और 2-3 भी उन्होंने अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं जिससे कि काफी खातिर खास फायदे हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जो इसका बुनियादी फर्क होगा, जरा इसको भी आप वाजे कर दीजिएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये और जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या होगा? ये क्योंकि हमारा निज़ाम तो वही है, हमारे जजेस भी वही होंगे, हमारे वकला भी वही होंगे, तो फिर ये इसमें बुनियादी फ़र्क क्या होगा? बुनियादी फ़र्क ये होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी वो सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को चलेगी,
ये जिस तरह जो आपस में लड़ाई झगड़े लोग जो होते हैं सियासतदानों के, एक जाके पिटीशन फाइल कर देता है, दूसरा पिटीशन फाइल कर देता है, तो ये जो केसेस जो इन लोगों के आपस में होते हैं सियासतदानों के, उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम करेगी। बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं मुल्क के, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, पर्सनल डिस्प्यूट्स, वो कोर्ट जो है उसका काम है, वो करना चाहिए, वो कोर्ट करेगी। तो सर ये अभी हम देखते हैं कि दुनिया में भी ऐसी कोई 55-56 के करीब मिसालें मौजूद हैं जहां पर ये आईनी अदालतें काम कर रही हैं, तो आखिर ये हम अभी तक क्यों इसमें पीछे रह गए, या सियासतदानों की अब तरजीहात ही नहीं थी जो इस तरह की अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं? तो इस वक्त चलें, देर आयद एक दुरुस्त आयद वाली बात तो है, ये कितना लॉन्ग टर्म होगा ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना कि ये तरमीम पास भी हो जाए, उसके बाद फिर ये अदालतें कायम भी हो जाएँ? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, जो हमारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, जो कि इंग्लिश सिस्टम पे बेस्ड है, वो जिसको कहते हैं कि एडवर्सरियल सिस्टम जो है, ये हमारा सिस्टम जो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आमतौर से नहीं होती। लेकिन आप देख लें कि अमेरिका में वो सिस्टम उसी टाइप का सिस्टम है, और इसी तरह का आप देख लें कि इंग्लैंड में है। वहाँ पे आपने कभी सुना है कि किसी कोर्ट में सियासतदानों के केस जा रहे हों? मुश्किल से पिछले 6-7 साल में, 8 साल में सिर्फ एक केस मैंने देखा था जो कि कोर्ट में गया था, कोई नहीं जाता। यहाँ पे तो हर दूसरे दिन कोर्ट्स में ये केसेस जा रहे होते। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाना, उसका तरीका ये होगा कि जिससे मैंने आपसे कहा कि या तो एक अलग कोर्ट बना दें अगर उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं या उसमें कोई डिफिकल्टी होती है, फिर उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट कर दें कि जजेस जो जब रिटायर होंगे तो उनकी एक जो रिटायर होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाएंगे, और फिर वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखेंगे, दूसरे मैटर नहीं देखेंगे। इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि हम बाकी जो लिटिगेंट्स हैं उनका फायदा हो। तो जस्टिस साहब, इसमें तो हमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहे हैं। जो लोग इस वक्त इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, इस आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, इसमें तो उनका भी फ़ायदा है कि उनके केसेस के लिए एक अदालत मखसूस हो जाएगी, तो वहाँ उनके साथ भी इंसाफ जल्दी होगा। फिर ये इस वक्त ये इस पर तनकीद या इस पर जो एक बिला जवाज़ इसके खिलाफ बात हो रही है, इसकी वजूहात फिर आप क्या समझते हैं? सिर्फ अपोजिशन की एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है? कोई कानूनी नुक्ता है सच तो उनके पास मौजूद नहीं है ऑथेंटिक? नहीं, ये सियासतदान इस वास्ते इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करते हैं अपने डिस्प्यूट्स के सॉल्व करने के लिए, और उसकी वजह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या ऑपोजिशन को। तो ये इस वजह से वो इसको पसंद नहीं करते। लेकिन अगर मुल्क की जुडिशल सिस्टम की बात करें तो उसके लिए तो ये इसमें फायदा ही फायदा है। और शेख साहब, ये इस आईनी अदालत के क़याम के ज़रिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगा, या फिर उसको एक अलहदा से उस पर भी हुकूमत को फोकस करना पड़ेगा कि जो बाकी हमारा सिस्टम है कम से कम वो भी तो ज़रा थोड़ा काम करना शुरू करे? जी बिल्कुल, हमारे सिस्टम में बहुत ज़रूरत है जुडिशल रिफॉर्म्स की। सिस्टम को चेंज करना, बहुत तरीकों में चेंज करना बहुत ज़रूरत है। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाना पड़ेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है वो क्वालिफाइड जजेस बैठ करके उसके बनाएंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे, और उसके बाद फिर वो उसको नाफिज किया जाएगा। ये आपको याद होगा, इंग्लैंड में भी आज से 10-15 साल पहले उनके भी जो कानून थे बहुत पुराने हो गए थे, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनको। उन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया था, और उन्होंने सिविल लॉ सिस्टम में काफ़ी चेंजेस लेके आए थे, और वो अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन हम लोग जो हैं वो अभी तक जो पुरानी बातें उसी में चले जाते हैं। और जैसे साहब, इस वक्त हमारी जो दुनिया में रैंकिंग है इस निज़ाम की, वो 130 पर हम आ चुके हैं, यानी हमसे भी बदतर सिर्फ कोई 8, 9 या 10 ममालिक ही हैं। तो ये आईनी तरमीम करने से कुछ रिकवरी इसमें भी हो सकेगी? कोई हमारी रैंकिंग, कोई हमारा इंटरनेशनल इमेज, उसको भी बेहतर करने में मदद मिलेगी? एसेंशियली जो चीज़ है वो ये है कि कोर्ट्स को अवेलेबल होना चाहिए लोगों के डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए। देखिए, पुराने ज़माने में जब कोर्ट्स नहीं होती थी तो क्या होता था, जब आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ तो आप बंदूक लेके जाते थे, उसको गोली मार देते, तो या उसकी पिटाई कर देते थे। तो या तो फिर आप बॉक्सिंग रिंग्स बना दें, हर जगह लोग एक दूसरे की अपनी डिस्प्यूट सॉल्व करें इस तरह। लेकिन अगर फिर लोगों ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक आदमी को आप जज मुकर्रर कर दें या काजी मुकर्रर कर दें, और वो फिर उस केस को सुनकर के फैसला करे। तो लेकिन यहाँ पे तो उसका मौका ही नहीं आता। जैसे मैंने आपसे कहा कि 20-20 साल केसेस चलते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स जो हैं 20-20 साल चलते हैं। कैन यू इमेजिन? तो कोई फॉरेन कंपनी जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि हमेशा जब कोई फॉरेन कंपनी आती है यहाँ पर तो डिस्प्यूट्स तो होते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, तो उसको सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है।
तो शाहिद साहब, ये क्लैरिटी जो आपसे बात करके या दीगर लॉ एक्सपर्ट से बात करके हमें, हमारे नाजरीन को मिल रही है, ये हुकूमत ये क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रही पाकिस्तान के अवाम को, या इवन जो अपोजिशन जमातें हैं या उनके अपने इत्तेहादी हैं उनको कम से कम ये इस हद तक तो क्लियर करे ना? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान जो है बदकिस्मती से उनमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बिल्कुल का फुकदान है। वो सब हमारे पॉलिटिशियन, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ऑपोजिशन में हो, उनका सबका काम ये होता है कि अपने मकसद की चीजें जल्दी जल्दी कोर्ट से फैसला करवाओ और आगे बढ़ो, ताकि दूसरे को नुकसान पहुंचे, वो उनका फायदा हो जाए। ये प्रॉब्लम है, ये सेल्फिश नेचर जो है पॉलिटिशियन की हमारे मुल्क में, उसकी वजह से ये सब कुछ। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे कानून हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।